पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे बेटा आज ओनली आधुनिक अवस्था, क्योंकि अब तक हमने पढ़ा मैंडेलिव की अवस्था। होता क्या है कि मैंडेलिव की जो अवस्था नहीं थी बेटा, वो कुछ हद तक तो बहुत ही एक अच्छी थी, कह सकते हैं बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने अपनी आवर्त के अंदर बहुत कुछ बताया था। उन्होंने अपनी आवर्त में आवर्त और वर्ग के रूप में बताया था। उन्होंने अपनी आवर्त को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। परंतु जब मैंडेलिव ने अपनी आवर्त बनाई थी तो बेटा उस टाइम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई, परंतु आधुनिक जब आवर्त बनी थी बेटा तब तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी। आधुनिक आवर्त के जो जनक है बेटा हेनरी मोजले को माना जाता है, जो कि आधुनिक आवर्त जो आप पढ़ते हो आज कल जो आप पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, तो पूरी दुनिया जो पैरामेडिकल पढ़ रही है बेटा, तो हेनरी मोजले की देन है। हेनरी मोजले ने अपने जो आवर्त नियम बेटा, वो आवर्त नियम बेटा परमाणु क्रम के आधार पर, ध्यान रखने चीज को। मैंडेलिव ने जो अपना नियम दिया था बेटा परमाणु के भार के बढ़ते क्रम में दिया था, परंतु हेनरी मोजले ने अपना जो नियम दिया था बेटा वो परमाणु के क्रम के बढ़ते हुए क्रम में दिया था, परमाणु क्रम के बढ़ते क्रम में। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि हेनरी मोजले ने अपने आधुनिक आवर्त जो बनाई थी बेटा परमाणु के बढ़ते क्रम में बनाई थी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आवर्त तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं हमारे आधुनिक आवर्त सन 1913। ध्यान रखना, सन 1913 में एक वैज्ञानिक आए थे बेटा हेनरी मोजले, जिन्होंने अपनी यह आधुनिक आवर्त उन्होंने पाया जब तक मैंडेलिव थे तब तक आपको मैंने पहले बता दिया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। और जब हेनरी मोजले ने अपनी आवर्त को व्यवस्थित और वापस सुव्यवस्थित ढंग से दोबारा व्यवस्थित किया, ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी। तो मैंडेलिव ने पाया कि इस सारणी जो मैंडेलिव ने जो सारणी बनाई थी उसको अगर परमाणु भार के बढ़ते क्रम की बजाय परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो एक ज़्यादा बेटर है, एक अच्छा लाभदायक होगा। ठीक है, तो इन्होंने अपना जो आवर्त नियम दिया था बेटा वो दिया था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के परमाणु क्रमांकों के आवर्त स्मरण होते हैं, मतलब कि इन्होंने अपनी सारणी बेटा परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में बनाई थी, ये चीज़ याद रखना। और इन्होंने इसी को याद रखना, एक नंबर में आ सकता है सवाल कि आधुनिक आवर्त नियम किसे कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त नियम हेनरी मोजले ने दिया था। और आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के बेटा आवर्ती फलन होते हैं। अब होता क्या है, सारणी थोड़ा सा आपको थोड़ा सी जानकारी दे देता हूँ। अगर सारणी को आप गौर कर देखोगे तो इसमें हर जो तत्व है वो बेटे उदासीन परमाणु। कैसे उदासीन परमाणु कि जितने उसके अंदर नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन की संख्या है उतनी बाहर बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, तो बेटा एक यह जीता जाता एक उदाहरण होगा बेटा आपके इलेक्ट्रॉन विन्यास के ऊपर कि इलेक्ट्रॉन विन्यास इसमें पहले से आपको परमाणु क्रमांक के आधार पर इलेक्ट्रॉन विन्यास आप लिख सकते हो, क्योंकि आपके जितने प्रोटॉन नाभिक के अंदर है उतने इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या लगा रहेगा, चक्कर लगा रहे। और यह सारणी आधुनिक आवर्त सारणी है बेटा जो मैंडेलिव की सारणी से थोड़ा सा विस्तृत रूप था, मतलब बड़ा रूप था, इसलिए इसको ज़्यादा बड़ा आधुनिक आवर्त सारणी को बेटा ज़्यादा बड़ा या विस्तृत रूप कहा जाता है। ठीक है, लॉन्ग मतलब कि ज़्यादा बड़ा वाला रूप कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी बोर्ड में नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको पहले की तरह जैसे मैंने मैंडेलिव की आवर्त सारणी में आपको बताया था, मैं बैकग्राउंड में बोलता जाऊँगा, आप उस आवर्त सारणी को जो आपके पास डायग्राम होगा सामने उसको देखते चलना। साथ में विशेषता मैं आपको बताता चलूँगा कि क्या क्या इसकी विशेषता थी आधुनिक आवर्त सारणी की, आप उनको नोट डाउन करते चलना। स्टार्ट करते हैं। पहले जो
पहली जो उनकी विशेषता थी बेटा वो थी कि इन आवर्त सारणी में इस आवर्त सारणी में मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां मतलब कि वही है जो आपके मैंडलिक में बताया था कि क्षैतिज जो पंक्तियां उनको आवर्त कहा गया था और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को बेटा वर्ग कहा गया था। परंतु आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 और आवर्तों की संख्या बेटा 7 थी। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं इसलिए इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। द्वितीय तथा तृतीय आवर्त में बेटा 8 तत्व होते हैं इसलिए इसे लघु आवर्त कहते हैं। चौथे और पांचवें आवर्त में डी कक्षक भी सम्मिलित हो जाता है। इन दोनों आवर्तों में 18 तत्व होते हैं, इन्हें हम दीर्घ आवर्त भी कहते हैं। ठीक है, अब डी है क्या बेटा, डी एक उपकोष है, डी उपकोष होता है बेटा आपके। ठीक है, अगर हम बात करें उसके आगे की बात तो इन्हें छठे और सातवें आवर्त की बात करो तो छठे और सातवें में बेटा आपका एफ कक्षक भी प्रारंभ हो जाता है और इसमें बेटा आपके 32 से तत्व नजर आते हैं, इसे हम अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। दो विशेषता हो गई आपकी कंप्लीट। नोट डाउन, नोट करके एक चीज लिखना, जबकि एड ब्लॉक के बेटा आपको दिख रहा होगा आपकी आवर्त सारणी के अंदर एड ब्लॉक नीचे की साइड में 2 आपको लाइन नजर आ रही होंगी जो कि ले हुई लाइन है आपकी, वो एफ ब्लॉक की है। एफ ब्लॉक को एक एक प्रारूपित तत्व आवर्त सारणी में लिखकर मतलब उनका जो एक जो एलिमेंट्स है जो तत्व है उसको बस आवर्त सारणी में लिखा, प्रारंभिक मतलब फर्स्ट जो आपका तत्व है उसको आपके आवर्त सारणी में लिखा है। बाकी जो तत्व है बेटा उनको क्षैतिज पंक्तियों में अलग से 14 तत्वों में दर्शाया गया है जो आपको नीचे नजर आ रही होंगी। इनमें पहली जो पंक्ति है बेटा उसको हम लेंथेनाइड कहते हैं और दूसरी पंक्ति को बेटा हम एक्टेनाइड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। 3 विशेषता। चौथी विशेषता है कि एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ अर्थात एक ही वर्ग में तत्वों के जो बाह्यतम जो कोष है बेटा, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन विन्यास बेटा समान होते हैं। ठीक है, मैं आपको इस चीज को समझाऊंगा। जैसे आपको फर्स्ट में अगर नजर आ रहा होगा, फर्स्ट आपका जो आपका वर्ग है, पहला वर्ग है बेटा, पहले वर्ग में आपको एक चीज नजर आ रही होगी। पहले वर्ग में आपको हाइड्रोजन, हीलियम और सोडियम, आपका पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम नजर आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे अगर इस पूरे वर्ग को हम देखा जाए, इस पूरे वर्ग को क्या किया जाए, नोट किया जाए, देखा जाए इस वर्ग को, तो मैं भी आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास कराना सिखाऊंगा। तब हम इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे, तब आपको देखना इसमें कि जो लास्ट का जो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो एस उपकोष में जाता है और वो एस उपकोष में जाता तो है परंतु एक इलेक्ट्रॉन होता है इस उपकोष में, और इसमें जो पूरे वर्ग में जो भी आपके तत्व हैं बेटा उनका जो इलेक्ट्रॉन है वो एस उपकोष में जाएगा। दूसरा वर्ग है उसका एस उपकोष में जाएगा, पर एस में बेटा हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही लिख सकते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं इस उपकोष के, तो उसमें उसको सेकंड तत्व कहा गया था, इसको फर्स्ट तत्व कहा गया, फर्स्ट वर्ग कहा गया था, उसको सेकंड वर्ग कहा गया था। यहाँ तक क्लियर। एक ही वर्ग के इन सभी तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की बेटा संख्या है जो बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के जो क्या होती है समान होती है, मैंने बताया था। अगर हम वर्ग में ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो बेटा केवल हमारे कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। ध्यान रखना, कोषों की संख्या में वृद्धि होगी, ना कि आपके कह सकते हैं हम अगर जब कोषों की संख्या में वृद्धि होगी तो हमारे की परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होगी। तो मैं इस चीज को भी बताऊंगा आपको। बाह्यतम कोष में भरे गए अंतिम इलेक्ट्रॉन के आधार पर इन तत्वों को बेटा हम 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, अगली विशेषता है कि बाह्यतम कोष में जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उनको अगर हम देखते हैं तो उनको बेटा आपकी आवर्त सारणी को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो आपका है वर्ग पहला और दूसरा एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। 13 से और 18 है
जिनको हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। वर्ग 3 से और 12 हैं उनको हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, या फिर उनको समप्रमाण तत्व कहते हैं। ध्यान रखना, समप्रमाण तत्व भी कहते हैं। उसके बाद आपको नीचे की साइड 2 क्षैतिज लाइन नजर आ रही होंगी जिनको हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्षैतिज पंक्तियों में पहली पंक्ति 4F श्रेणी जो होती है, जो लेंथेनम के बाद आते हैं उनको हम लेंथेनाइड कहते हैं। और दूसरी जो पंक्ति है बेटा वो 5F श्रेणी एक्टिनियम के बाद आती है, इसे हम एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। अगली विशेषता क्या होती है कि एस ब्लॉक के जो आपके तत्व होते हैं बेटा, एस ब्लॉक के तत्व बेटा क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। मतलब कि वर्ग नंबर पहले के जो आपके वर्ग पहला है, वर्ग पहले के तत्वों को हम क्षारीय धातु कहते हैं, और वर्ग दूसरे के तत्वों को हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसी प्रकार पी ब्लॉक के तत्वों को हम निरूपक तत्व भी कहते हैं या मुख्य तत्व भी कहते हैं, निरूपक तत्व, ठीक है। और डी ब्लॉक के तत्वों को मैंने आपको पहले बता चुका था, डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। और आपको एक चीज नजर आ रही होगी इसमें कि आवर्त सारणी में आपको यूरेनियम के बाद बेटा जो तत्व हैं, यूरेनियम के बाद जो आपके तत्व हैं, यूरेनियम के बाद जितने भी आपके तत्व हैं उनको हम परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका सब? अगर नहीं हुआ तो मुझे बता दो, दोबारा से मैं एक बार बता दूंगा आपको इस चीज के बारे में। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा और अगर बात कर लेते हैं तो आपको बेटा इसमें इस आवर्त सारणी के अंदर एक चीज नजर आ रही है, टेलीमेरी शिलुमय संरचना नजर आ रही है, ठीक है, जो आपके उपधातुओं को बताती है। किसको बताती है बेटा? उपधातुओं को बताती है, जिसमें आपके बोरॉन, डी, एसआई, सिलिकॉन, एएस, आर्सेनिक, टीई, टेरेनियम, एक्टिनियम, एटी इसके नीचे से खींची गई है, ठीक है। इनके नीचे से बेटा टेलीमेरी शिलुमय रेखा खींची गई है, जो धातु और अधातुओं की सीमा को बेटा क्या करती है? बताती है। और इन तत्वों को हम बेटा उपधातु कहते हैं। तो बेटा ये आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं थी। अब आधुनिक आवर्त सारणी आपने देखी, तो अब इसमें थोड़ा सा और हम लेंथ करते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी को थोड़ा सा बड़ा करके आपको एक चीज और समझाता हूँ इसमें। तो देखो आधुनिक आवर्त सारणी में, अब यहाँ पे बोर्ड पे नजर रखो, बोर्ड पे नजर रखो। आधुनिक आवर्त सारणी में आपको बेटा ऐसे नजर आ रहा होगा, ठीक है। जो आपकी जो ये खड़ी हुई जो पंक्ति है इनको बेटा वर्ग कहा गया, क्या कहा जाएगा? वर्ग कहा गया। और जो ये लेटी हुई जो पंक्तियां बेटा इनको हमको आवर्त कहा गया, ठीक। आधुनिक आवर्त सारणी में मैंने आपको वर्ग संख्या बता दी थी और आवर्त संख्या, आवर्त 7 और वर्ग 18। एक चीज याद रखना, शून्य इसमें एक आपसे पूछ लूं, अगर कोई पूछ ले तो शून्य वर्ग या फिर नोबेल गैस समूह या फिर अक्रिय गैस वर्ग या फिर उत्कृष्ट गैस वर्ग, अगर आपसे पूछ ले तो बेटा ये एक ही नाम है, याद रखना। और इस जो आपका वर्ग नंबर जो आपका 18 है इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है वर्ग नंबर 18। थोड़ा सा और एक चीज इसमें बता देता हूँ, हेलोजन परिवार होता है इसके अंदर आपके हेलोजन परिवार होता है, जो कि वर्ग नंबर बेटा आपका 17 होता है। वर्ग 17 को हम हेलोजन वर्ग कहते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ये चीजें। और अगर हम बात कर लें बेटा इसमें आपके
उत्कृष्ट गैस हो गई, ठीक है आपकी। अब मैं बात करूँ इसमें, आपको मैं बता रहा था कि पहले जो वर्ग नंबर फर्स्ट में है और वर्ग नंबर सेकंड में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखो वर्ग फर्स्ट में हम लिथियम लेते हैं और एक सोडियम, दो तत्व लेते हैं, उन दो तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना स्टार्ट करते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर नहीं जानते बेटा तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप मुझे बता देना इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते कैसे हैं। तो देखो लिथियम आता है आपका 3 नंबर में, लिथियम आता है बेटा आपके 3 नंबर में। अगर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो देखो 1s2 2s1, ठीक है। और अगर हम सोडियम आता है बेटा आपके 11 नंबर में, इसका लिखेंगे तो देखो 1s2 2s2 2p 6 और 3s1, ठीक है। एक चीज आपको नजर आ रही होगी 2 3 और इसको ऊपर बेटा हाइड्रोजन होता है 1s1, देखो 1 2 3, ये तीसरा नंबर का एलिमेंट होता है वर्ग नंबर फर्स्ट। तो देखो वर्ग नंबर फर्स्ट 11, अंतिम इलेक्ट्रॉन बेटा एस ब्लॉक में जा रहा है, किस में जा रहा है, एस कोष में जा रहा है आपका, एस ब्लॉक के अंदर जा रहा है। और एस ब्लॉक के अंदर जा रहा है वो कितने नंबर का है, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहा है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बस एक चीज जा रहा है, बस एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। इसलिए ये आपका वर्ग नंबर फर्स्ट का एलिमेंट है, वर्ग नंबर फर्स्ट, और इनको बोला जाता है बेटा क्षारीय धातु, ऐसे अगर मैं बात करूं, ठीक है आपके वर्ग नंबर अगला वाला, ठीक है सेकंड वर्ग की अगर मैं बात करूं तो सेकंड वर्ग के अंदर अगर आपने एक चीज नजर नोट की होगी तो सेकंड वर्ग के अंदर आपने देखा होगा आपका बेरिलियम और मैग्नीज, ठीक है Be और Mg, ठीक है। यहाँ पे देखो Be और Mg, तो देखो 1s2 2s2, ठीक है यहाँ तक किया। और इसमें देखो 1s2 2s2 2p6 और 3s हो गई 12, ठीक है। ये वाली जो डिपार्टमेंट है आपका, यहाँ पे देखो जा तो एस ब्लॉक के अंदर जा रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन, जा तो आपका एस ब्लॉक के अंदर रहा है, ठीक है, पर एस ब्लॉक इन्होंने फुल फिल कर दिया। देखो यहाँ पे एस में हम अधिकतम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एस कोष के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये फुल हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपके पूरे आप सबके इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख के देखना सारे तत्वों के, वहां पर आपको चीज बेसिकली नजर आएगी, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो उसमें s2 फुल फिल होगा। यहाँ पे बेटा s1 ही नजर आ रहा है, आपको s2 नजर आएगा, ठीक है। तो इसको बोला गया था बेटा वर्ग नंबर आपका सेकंड, ठीक है वर्ग सेकंड, और वर्ग सेकंड को कहा गया था क्षारीय मृदा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विन्यास आपके बेटा 9th क्लास में अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ाऊंगा तो आपको ऊपर उसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा इलेक्ट्रॉन विन्यास के ऊपर। तो बेटा ये कुछ विशेषता थी, ठीक है आधुनिक आवर्त सारणी की। और अगर आधुनिक आवर्त सारणी की हम कमी की बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ी कमी थी कि उन्होंने हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं दिया। हाइड्रोजन का निश्चित स्थान इन्होंने भी नहीं दिया, कैसे नहीं दिया मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन एक क्या है, हाइड्रोजन गैस होती है, तो गैसों के साथ रखूँ तो मैं उसको 18वें वर्ग में रखूँगा, किसमें रखूँगा 18वें वर्ग में, जो आपकी क्या है अक्रिय गैस है। और अक्रिय गैस कहते किसे, अक्रिय गैस नोबेल गैस उत्कृष्ट गैस कहते क्या है, अक्रिय नोबेल उत्कृष्ट एक ही बात है बेटा, उत्कृष्ट नोबेल अक्रिय, ठीक है एक ही बात है, शून्य गैस है एक ही बात है। इनको वो गैस है जो किसी के साथ रिएक्शन ना करे, मतलब रिएक्शन ना करे, अभिक्रिया ना करे। जो गैसें किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करें उनको हम कहते हैं बेटा अक्रिय गैस, शून्य गैस, नोबेल गैस। अगर मैं हाइड्रोजन को नोबेल गैस मानूं
तो बेटा इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो फुल फिल होना चाहिए, मतलब अंतिम जो उपकोष है बेटा वो पूरा पूरा क्या होना चाहिए, भरा होना चाहिए, जैसे कि अक्रिय गैस में होता है। जैसे सपोज करो अक्रिय गैस के अंदर होता है बेटा नियॉन, हीलियम, He पढ़ो, सबसे पहले He पढ़ो। तो He में आपको नजर आ रहा होगा 1s2, बस S को फुल फिल कर दिया उसने तो, ठीक है। एक अगर मैं बात करूँ तो 18 नंबर के काम करता है आर्गन, Ar 18, इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास में लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो बेटा 6 और 6 12 14 और 4 18 कंप्लीट फुलफिल है, क्योंकि पी में अधिकतम मैं मात्र 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ और पी दे फुल है, वो तो पी तो फुल है ही, परंतु अंतिम कोर्स में बेटा अष्टक नियम अगर आपने पढ़ा होगा तो अष्टक नियम होता है आपका कि वे तत्व जिनके अंतिम कोर्स में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो बेटा स्थायी हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वो स्थायी हो जाते हैं। तो आपको देखो तीसरी स्टेप के अंदर आपको टोटल अगर हम याद करें, टोटल देख रहे हैं, टोटल इसमें देखें, ठीक है, दोनों को मिला के S और P के इलेक्ट्रॉन को मिला के तो आपके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए इसमें तीसरी कक्षा के अंदर। तो बेटा ये क्या है, स्टेबल है, स्थायी है, ठीक है। तो ये अक्रिय गैस है, परंतु हाइड्रोजन की बात करो तो हाइड्रोजन कोई स्थायी गैस नहीं है, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन धातु भी नहीं है, तो ये एक समस्या थी इसमें, बाकी सब सही था। ये आपकी आधुनिक आवर्त सारणी हो गई और आधुनिक आवर्त सारणी आपकी कंप्लीट हो जाती है यहाँ तक। और इसके बाद आपके इस लेसन में जो में बचा है, जो कुछ बचा है, अब 2 टॉपिक बचे हैं बेटा, वो पार्ट नंबर 5 में कंप्लीट करा देंगे हम। दूसरा टॉपिक जो आपका बचा है पार्ट नंबर 4 था अपना, पार्ट 4 यहीं पे खत्म होता है। आधुनिक आवर्त सारणी कराइए इसमें मैंने